Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with Shipra Tiri। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ, और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स यानी कि अग्नाशय ग्रंथि और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि जनन ग्रंथि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और फ्रेंड्स एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि फ्रेंड्स आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख लीजिए और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथि होती है ये क्या होती है। तो देखिए, जो अग्नाशय ग्रंथि है उसका इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो है ये ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है, ये ह्यूमन बॉडी के स्टमक में पाई जाती है। ओके, अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि की, तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स ये एक तरीके की मिक्स्ड ग्लैंड भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों तरह से वर्क करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह यानी बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। और दोनों ही ग्रंथि की तरह कार्य करेगी, इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों को ही रिलीज करने का काम करती है, राइट। और इसी तरह से फ्रेंड्स यदि बात जनन ग्रंथि की करते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की करते हैं, तो देखिए जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जनन ग्रंथियाँ जो होती है वो मेल और फीमेल दोनों में ही अलग अलग पाई जाती है। यदि आप बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, ओवेरीज। और यदि मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जनन ग्रंथियाँ जो होती है ये भी क्या है, ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है यानी कि मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। दोनों ही तरह के सिस्टम, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इसमें दोनों ही तरह के सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं, एंजाइम्स को भी रिलीज करने का काम करती है और हार्मोन्स को भी ये रिलीज करने का काम करती है। सो दैट्स वाई जो आपकी जनन ग्रंथि होती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती है, इसे भी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि के समूह को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये दोनों तरह से कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत ना अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके कुछ समूह पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि अग्नाशय ग्रंथि के समूह को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि के समूह जो होते हैं उन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिका यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो होता है इस तरह से फ्रेंड्स ये अग्नाशय ग्रंथि के समूह होते हैं। अब देखिए एक्चुअली होते क्या है फ्रेंड्स, ये जो समूह होते हैं ना ये कोशिकाओं से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। ये जो समूह होते हैं फ्रेंड्स ये कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, सेल्स कहा जा रहा है। जैसे कि अब ये जो समूह होते हैं ये अलग अलग नाम दिए गए हैं इन समूहों को, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। अब लैंगरहैंस की दीपिका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक चिकित्सा शास्त्री थे यानी कि एक मेडिकल प्रोफेसर थे जिनका नाम था लैंगरहैंस, उन्होंने ही इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे लैंगरहैंस की दीपिका बोलते हैं। और एक्चुअली ये है क्या चीज़, तो फ्रेंड्स ये जो है ये अग्नाशय ग्रंथि का ही एक भाग है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब ये समूह में पाए जाते हैं इसीलिए इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। तो टोटल 5 समूह है, एक है अल्फा सेल्स, एक है बीटा सेल्स, एक है डी सेल्स, एक एफ सेल्स और एक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका गामा सेल, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने 5 समूह होते हैं। अब ये जो सारे समूह आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह है, राइट। तो ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं। अब कौन सा समूह कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि के समूह को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि के कुल कितने समूह हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अग्नाशय ग्रंथि में कुल कितने समूह पाए जाते हैं, टोटल 5 समूह पाए जाते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स ये गॉल ब्लैडर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय क्या है फ्रेंड्स, ये एक नाशपाती के आकार की एक तरह की एक थैली मान लीजिए, जिसमें क्या होता है पित्त रस जो है वो जमा होता है। वो पित्त रस कहाँ से आता है, यकृत यानी कि लीवर से आता है, ठीक है। तो सारा पित्त रस जो है वो इसके अंदर जमा होता है जो कि यकृत से आता है। ओके, बात करें यदि पैनक्रियाटिक डक्ट की, तो फ्रेंड पैनक्रियाटिक डक्ट को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशयी वाहिका। और ये क्या होती है, ये वो वाहिका है जो अग्नाशयी रस को जो आपकी ग्रहणी यानी कि जो ड्यूडेनम होता है वहां तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो अग्नाशयी रस को पहुंचाने का काम कौन करती है, पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद में फ्रेंड्स ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 5। एक होता है अल्फा सेल, एक बीटा सेल, एक डेल्टा सेल, एक एफ सेल और एक गामा सेल। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि 5, टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, 5 समूह हो गए।
तो अग्नाशय ग्रंथि के कुल 5 समूह जो है वो पाए जाते हैं। तो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्फा कोशिका यानी कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरीके की कोशिकाओं का ही ग्रुप है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोशिकाएं ही है एक तरह की, और ये क्या है, ये पैनक्रियाटिक जो सेल्स है उन्हीं का पार्ट है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसका यहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग व्यू बताया हुआ है। इस जगह पे ये सारे के सारे जो समूह है पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से जो अल्फा सेल है उससे कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, अल्फा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ग्लूकेगॉन। अब ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करेगी इन द सेंस कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो जनरेट होता है खाना खाने के बाद, यदि उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, तो ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा बढ़ती है बॉडी में, ठीक है। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम करती है कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने का काम करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, ग्लूकेगॉन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बीटा कोशिकाओं यानी कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, बीटा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है वो है इंसुलिन। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाटिक आइलेट जो है वो इस जगह पाए जाते हैं। ये उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये उसका मैग्नीफाइंग व्यू है। अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पर रेड रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये बीटा सेल्स है। अब फ्रेंड्स, ये वो कंडीशन है जब आपके बीटा सेल्स जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। अब यदि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, बहुत कम मात्रा में यदि बचेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इंसुलिन हार्मोन जो इससे निकलता है वो उसकी मात्रा जो है वो बॉडी में गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन इसमें दो बनती है। एक कंडीशन ये है कि यदि बीटा सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, राइट। और यदि बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होगी तो एक रोग होता है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। और यदि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न हो जाएगा तो इससे क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तेज पसीना निकलता है, या फिर जो आपकी आईसाइट होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आपकी जो जनन क्षमता होती है यानी कि जो फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके के जो सारे सिम्टम होते हैं ये काय में आते हैं, हाइपोग्लाइसिया में। और ये कब होता है, जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है, यानी बीटा सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब यदि बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, है ना, या फिर कम हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका जो स्रावण होगा यानी कि जो उसका रिलीज होना होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। अब यदि इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम मात्रा में रिलीज होगा तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ब्लड शुगर जो है वो, ब्लड शुगर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि ब्लड लेवल जो होता है, मतलब जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मधुमेह जो रोग है यानी कि डायबिटीज़ जो है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो डायबिटीज़ जो रोग है वो किस कारण उत्पन्न होता है, इंसुलिन हार्मोन जब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में निकलता है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स, डायबिटीज़, ठीक है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस कारण, किन कोशिकाओं से निकलता है, तो ये निकलता है फ्रेंड्स बीटा सेल से। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गामा कोशिकाओं से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब फ्रेंड्स, जो गामा कोशिकाएं जो होती है, गामा सेल्स जो होते हैं, उनसे निकलता है गैस्ट्रीन हार्मोन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्फा सेल से कौन सा निकलता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। बीटा सेल से कौन सा निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, जो हमारे शुगर लेवल होता है ब्लड के अंदर उसे कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। उसके बाद में डेल्टा सेल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स डी सेल्स जो होते हैं यानी कि डेल्टा सेल जो होते हैं उससे निकलता है सोमेटोस्टिन हार्मोन, ठीक है। ये सोमेटोस्टिन हार्मोन का काम क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जो अल्फा और बीटा सेल्स से जो हार्मोन निकलते हैं ना उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, यदि बात करते हैं एफ सेल्स की, तो एफ सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है फ्रेंड्स, उससे निकलता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो किससे निकलते हैं, एफ सेल से निकलते हैं। इसके अलावा मैं आपको गामा सेल से बता ही चुकी हूँ कि गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रीन हार्मोन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने सारे जो समूह है उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यदि इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप आसानी से उसे टिक कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपसे गामा कोशिकाओं के बारे में पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है गैस्ट्रीन हार्मोन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने बात करी कि अग्नाशय ग्रंथि जो है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपसे अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, यानी कि ये एंजाइम्स के बारे में बात करें, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि दोनों तरह से काम करती है इसीलिए, है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है अग्नाशयी रस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में मैं थोड़े से पार्ट्स भी बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। ये तो आपका गॉल ब्लैडर हो गया, यानी कि पित्ताशय, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि इसमें जो सारा पित्त रस है वो जमा होता है, जो कि यकृत यानी कि लीवर से आता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, ये है लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये खंड होते हैं। इन्हीं खंडों से मिलकर क्या होता है, जो आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट की, तो फ्रेंड्स हिंदी में अग्नाशयी वाहिका बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक तरह की ऐसी नली है जो अग्नाशयी रस को पहुंचाती है कहाँ तक, जो आपकी ग्रहणी होती है, यानी कि जो ड्यूडेनम है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं कॉमन बाइल डक्ट की, तो फ्रेंड्स कॉमन बाइल डक्ट को हिंदी में बोलते हैं पित्त वाहिका। और ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये पित्ताशय जो होता है उसमें एक नली होती है सिस्टिक नली, उससे क्या करती है, जो भी बाइल होता है यानी कि जो भी पित्त होता है उसको ड्यूडेनम तक लाने का काम करती है। कौन, कॉमन डक्ट बाइल, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये भी क्या एक छोटी नली है, जो क्या मतलब अग्नाशय नली जो होती है, यानी कि जो आपकी पैनक्रियाटिक जो डक्ट होती है और जो आपकी ड्यूडेनम होती है फ्रेंड्स, उससे उससे ही मिलाती है, मतलब उन दोनों से मिला हुआ एक पार्ट होता है। ठीक है, ऐसा पार्ट है जो इन दोनों नलिकाओं के सामने खुले। ओके, तो इस तरह से जो वो नली जो होती है वो क्या होती है, वो होती है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद यदि बात करते हैं फ्रेंड्स ड्यूडेनल पैपिला की, तो फ्रेंड्स ये जो ड्यूडेनल पैपिला होती है ये क्या है, एक तरीके की ऐसी नली है जो किन दो डक्ट के द्वारा जनरेट होती है, एक कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा और एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स ड्यूडेनल पैपिला। ठीक है, तो अब आप सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनसे अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आप सारे पार्ट्स जो है अग्नाशय ग्रंथि के वो जानते हैं। ये जो है अग्नाशय ग्रंथि का हेड है, ये उसकी पूरी की पूरी बॉडी हो जाएगी, और ये जो है ये उसकी टेल हो जाएगी, यानी कि उसका पिछला भाग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो वो निकलता है कौन सा रस, अग्नाशयी रस, जो कि कौन ले जाने का काम करती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि अग्नाशयी वाहिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, वो कहा जाता है अग्नाशयी रस को। अब इस रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो तीन तरह के भोज्य पदार्थ यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं ना, उसको पचाने का काम करता है। और ये कैसे करता है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स कुछ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है उसे पचा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि महिला और पुरुषों में जो जनन ग्रंथि है वो दोनों ही में अलग अलग पाई जाती है। यदि आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, ओवरी गोनाड। ठीक है, और यदि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल में क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, टेस्टिस गोनाड। तो इस तरह से दोनों ही महिला और पुरुष में दोनों ही जो ग्रंथि है, जो मतलब दोनों में अलग अलग पाई जाती है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जनन ग्रंथि, यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। So here is your first number option is correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंडाशय यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन कौन से होते हैं। और फ्रेंड्स अभी हमने बात करी कि जनन ग्रंथि जो दोनों में अलग अलग पाई जाती है। यदि आप फीमेल गोनाड की बात करते हैं तो वो होती है ओवरीज। अब इनसे क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि ओवरीज से कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। दी ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महिलाओं में जो ओवेरीज होती है उनसे ये तीनों ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वृषण यानी कि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं। अब वृषण जो है वो क्या है फ्रेंड्स, वो मेल गोनाड है। ठीक है, तो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हो गए, आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और उपरोक्त सभी।
तो देखिए फ्रेंड्स, वृषण से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भधारण का समय निर्धारित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन तो जो है ये मेल में पाए जाने वाला हार्मोन है, राइट। अब बाकी बचे ये 3 हार्मोन जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। तो इन तीनों में से एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, गर्भधारण का समय निर्धारित करता है। तो वो कौन सा हार्मोन है, गर्भधारण का समय निर्धारित करने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या करता है, बच्चे के जन्म के समय को निर्धारित करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो स्तन वृद्धि होती है वो भी इसी हार्मोन के कारण होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने का काम और गर्भधारण के समय को निर्धारण करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद माँ को आराम प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। देखिए, जब भी डिलीवरी का टाइम आता है, जो लेबर पेन होता है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, राइट। अब उस तकलीफ के बाद में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में फ्रेंड्स एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन जो है वो माता को महसूस होता है, ठीक है। तो वो जो रिलैक्सेशन होता है, उस रिलैक्सेशन को प्रदान करने के लिए एक हार्मोन जो है, जो फीमेल्स में रिलीज होता है, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो वो हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये बच्चे के जन्म के बाद में जो माता होती है उसे रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो करता है किस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हार्मोन होता है क्या करता है, एक प्यूबिक सिंथेसाइज होता है, मतलब एक जगह है, ठीक है, बॉडी में, जिसको वो क्या करता है, जब बच्चा जहाँ से निकलता है उसे वो मुलायम कर देता है, ठीक है। और उसे मुलायम करने के कारण क्या होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, यानी कि जो आपके यूटेराइन सर्विक्स होता है वो चौड़ा हो जाता है, उस कारण बच्चा आसानी से निकल जाता है, पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्या करता है, उससे माँ जो होती है उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हार्मोन क्या करता है, रिलैक्स जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माँ को आराम प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब यदि आपने एंड तक देखा है तो आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा टीवी को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।